अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के साथ अब तवज्जो इस बात पर भी मरकूज हो रही है कि मुतासरा इलाकों में मौसर तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मजबूत बनाया जाए। यही वजह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जहां दहशतगर्दी, कौमी सलामती, कश्मीर, सिंध तास माहदे और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया, वहीं एक नहायत अहम नुक्ते पर भी जोर दिया गया कि बदअमनी से मुतासरा इलाकों में अवामी खिदमत और अवामी फलाह पर मबनी तर्ज हुक्मरानी का मौसर ढांचा फौरी तौर पर कायम किया जाए। सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करना भी नागुज़ीर करार दिया गया। यही वो पहलू है जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली का फैसलाकुन मरहला करार दिया जा सकता है। आदादो शुमार भी खतरे को वाज़ेह करते हैं। एक सिक्योरिटी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली शशमाही में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 447 वाक़यात हुए, जिनमें 685 अफराद शहीद और 808 जख्मी हुए। शोहदा में 249 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल थे। इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 902 दहशतगर्द भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बन्नू, लकी मरवत, बाजौर, शिमाली वजीरिस्तान, डियाई खान, कोयटा, चागी, वाशिक, केच और गवादर दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं। ज़ियारत में आज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इस बात का सबूत हैं कि अस्करी महाज पर रियासत पूरी क़ुव्वत से लड़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल में एक नुमायां फ़र्क है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से ऐसी हुकूमतें रही हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती पॉलिसीज़ की हिमायत करती हैं। इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी हुकूमत मौजूद है जो दहशतगर्दी से मुतालिक बाज़ रियासती पॉलिसीज़ पर न सिर्फ खुलकर एतराज़ करती है, बल्कि बाज़ मामलात में अवामी सतह पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी इख्तियार करती है। ऐसे इख्तिलाफ़ात बाज़ औक़ात एक मुत्तहिद कौमी बयानिए की तश्कील में रुकावट बन जाते हैं, जबकि दहशतगर्दी जैसे पेचीदा चैलेंज से निमटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान हम आहंगी इंतहाई अहम समझी जाती है। अलबत्ता यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि करप्शन, कमज़ोर गवर्नेंस, बेरोज़गारी, नाक़िस तालीमी निज़ाम, सेहत की सहूलियात की कमी और बुनियादी शहरी मसाइल के हवाले से न बलूचिस्तान को मिसाली करार दिया जा सकता है और न ही खैबर पख्तूनख्वा को। अवाम की रोज़मर्रा मुश्किलात, तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ वो खला पैदा करती हैं जिनसे शिद्दत पसंद अनासिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ अवामी खिदमत और फलाह पर मबनी हुक्मरानी को भी दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। अब असल सवाल यही है कि इस ज़रूरत की निशानदही तो कर दी गई है, इसके बाद क्या अमली इक़दामात भी उठाए जाएंगे? बदअमनी इलाकों में मौसर तर्ज हुक्मरानी कायम करने के लिए फौरी तौर पर किस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बदअमनी से मुतासरा इलाकों में अवामी खिदमत और फलाह पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के ढांचे फौरी तौर पर कायम करने की ज़रूरत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तर्ज हुक्मरानी के ढांचे को बेहतर करने के लिए किन फौरी इक़दामात की ज़रूरत है? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस फौरी तौर पर ज़रूरी हैं इन्वेस्टिव एरियाज़ के लिए, और बड़ी रुकावट क्या है इसमें सबसे बड़ी? अच्छा, ये जो सब जो है ना, जो चेंजेस हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब का अब तक पिछले कोई 20 साल में, 25 साल में हम सबको इल्म हो चुका है कि क्या होना चाहिए। मसला ये है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है। हम कुछ देर के लिए करते हैं और फिर भूल जाते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो या कोई और चीज़ हो। देखिए, एक बुनियादी तौर पर फिर से मैं उनको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। जहां पर टेरर को, इंसर्जेंट्स भी टेरर को इस्तेमाल करते हैं, और ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी इंसर्जेंसी है जहां पर टेरर इस्तेमाल हो रहा है। दोनों तरफ में हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को भी अब काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे ले आना चाहिए। ये जो महसूस किया गया और कहा गया कि वहां पर जो हुकूमती ढांचे हैं उनका ऐसा एक तरीका होना चाहिए जो आपकी काइनेटिक एक्शन है, जिसके अंदर कि आपकी सिक्योरिटी अपरेटस है, उसके साथ मिलकर वो वहां तक अपना हिस्सा डाल सके। वो क्या हिस्से हैं? सिक्योरिटी का तो बड़ा वाज़ेह है कि पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, इंटेलिजेंस है, आर्मी है, ये सब तो अपना अपना काम, और इनके अंदर भी कोई रब्त होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हट के अब हुकूमती ढांचे पे आते हैं, जो आपका बुनियादी सवाल है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो लोग हैं उनके ऊपर हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने की खेल होती है इंसर्जेंसी के अंदर।
कि किसका असर और रसूख उन पे ज्यादा है, कौन समझता है, वो लोग वहां के लोग क्या समझते हैं कि हमें हमारी हिफाजत, हमारे अमन व अमान कहाँ से मिल सकता है, हमारी जान और माल की हिफाजत कौन करेगा, क्या ये हुकूमत करेगी? और अगर हुकूमत पेशावर में बैठी है या इस्लामाबाद में बैठी है और उनके करीब नहीं है जो कि उनको हिफाजत दे सकती है, और कुछ और लोग हैं और कुछ ग्रोह है जो कि शायद शाम गए शाम ढले आ जाते हैं आपके सामने और कहते हैं कि अच्छा अब ये हमारे पास है और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर उन्होंने हार्ट्स एंड माइंड्स को आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जानो माल की हिफाजत सबसे अहम है। उसके बाद हुकूमत की मौजूदगी होनी चाहिए वहां पे, ताकि उनको पता हो कि हमारा कोई वाली वारिस है। हम एक मैदान नहीं है जंग का जहां पर कभी हमें ये जीतने आ जाते हैं, कभी उधर से कोई और जीतने आ जाते हैं, तो जहां उनको फिर सहूलत मिलती है वहां पे फिर उसके बाद कोई जिंदगी के चलाने का तरीका होना चाहिए, जमीनों के ऊपर, उनके कारोबार के अंदर। तो ये मामलात को देखना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे अगर हुकूमत होगी तो हुकूमत ये मामलात कर पाएगी। मैं भी चंद ही बल्कि आजकल के दिनों में ही अपना एक पुराना मजामीन कुछ देख रहा था किसी और सिलसिले में। 2010 के 11 के मेरे मजामीन है जो कि उस वक्त के जो कॉलम मैंने लिखे, उसके अंदर ये है कि ये लोग भी यही चीज हालात है एग्जैक्टली जो आज है, कि ये लोग चाह रहे हैं कि इस खित्ते पे अपना असर रसूख इस तरह कायम कर दिया जाए और ये बावर करा दिया जाए कि ये हुकूमत पाकिस्तान आपका ख्याल रखने की और आपकी खिदमत करने की अहलियत नहीं रखती। वही जंग आज तक अभी तक जारी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बीच में बहुत सारे ऐसे मराहल आए, बहुत शहजाद सारे शाही साहब, ऑपरेशंस कतई आए। कलामी की माजरत, आपकी बात के अंदर एक बात मुझे याद आ गई कि हमने माजी में भी सुना कि क्लीन अप या ऑपरेशंस के बाद जब इलाके हवाले किए गए तो जो मकामी इंतजामिया या सियासी हुकूमतें मौजूद थी वो संभाल नहीं पाई, वो जो क्लीन अप हुआ वो भी मेंटेन नहीं रहा और वहां के लोगों को भी नहीं कुछ मिल सका। तो फिर कहां से आगाज किया जाए, कैसे वो मेंटेन रह सकता है जो इब्तिदाई कामयाबी मिलती है? 26 अगस्त 2014 की बात है जब ये रेज हुआ, एक रिपोर्ट रेज हुई कि किसी स्कूल के ऊपर पेशावर में हमला हो सकता है। 26 अगस्त 2014 को वो हमला जाके 16 दिसंबर 2014 को हुआ। अगस्त और दिसंबर के बीच में जब ये खबर आई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास और आईजी साहब के पास, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो धरने पे मौजूद थे इस्लामाबाद में। तो जहां पर आपकी सियासत हावी हो जाती है अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर और वो टेक ओवर कर लेती है और कुछ और मामला टेक ओवर कर लेते हैं, तो फिर आप अपना जिसे कहते हैं यू टेक योर आई ऑफ द बॉल। अच्छा, वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा भाई हमें क्या, ये तो पता नहीं आती रहती है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। उसका नतीजा 16 दिसंबर 2014 को खुदा हमने देखा जिस तरीके से जो 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 वहां पे कहर नाजिल हुआ पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहां पर इस किस्म की गलतियां होती रही हैं। ये नहीं है कि हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं, से एक नहीं है, बेशुमार है, हर हुकूमत का ये मामला है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये एपेक्स कमेटीज बननी चाहिए, और होती है साल में एक आध किसी जगह सूबे में मुलाकात हो जाती है या हर सूबे में एक दो मुलाकात होती है। एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये मीटिंग होनी चाहिए जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाकी उसके जो बाकी मामला हैं, और वो इंतजामी ढांचे को भी स्टडी करें। वो सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी के मामला को ना देखें, वो इंतजामी ढांचे को भी देखें। ये जिम्मेदारी मिलके हम सबको उठानी पड़ेगी। हम एक दूसरे पे इल्जाम देते देते यहाँ पे आ गए हैं। आज भी एक शोरश बरपा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वैसी ही जैसी बलूचिस्तान में है। तरीके मुख्तलिफ हैं, बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज भी ड्यूरेंट लाइन उसी तरीके से जिंदा है, आज भी कौमियत परस्ती उसी तरीके से जिंदा है। हसन निसार साहब, इंतजामी ढांचे को देखने की जरूरत है। एपेक्स कमेटीज भी बैठे तो अमली तौर पर देखें कि असरात क्या हैं। आपके ख्याल में अवामी खिदमत पर मबनी एक मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी के लिए किन इक़दामात या फौरी फैसलों की जरूरत है? आयशा, सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाहात ही गलत होती हैं। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म एक इस्तेमाल आपने भी की है कि हुकूमत यहाँ हुकूमत पाकिस्तान कभी नहीं होती। यहाँ हुकूमत मखसूस ख़ानदान होती है या चंद ख़ानदान जिनकी मिसाक मुक़ाम में उसको कहता हूँ, इसलिए जाने दो। अच्छा, बाकी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट दहशत गर्दी का क्या है? जब नशे की हालत में नशा न मिलने पे बच्चा माँ को गोलियाँ मार दे, ये आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ, मासूम बच्चे महफूज ना हो, करोड़ों बच्चा तालीम से पर, ये दहशत गर्दी नहीं है, दहशत गर्दी है। इसलिए ना हमारे यहाँ टर्म अच्छा रह गई अवामी खिदमत और अवामी फलाह। क्या लफ्ज़ निकाले हैं, इस पर मिसरा याद आता है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख, लेकिन ये भी ध्यान में रख के शजर सूख तो नहीं चुका, चूंकि वहाँ उससे उम्मीदे बहार नहीं और ये शजर सूखा हुआ है। अच्छा, मैंने जब से होश संभाला, जो जाहिर है आपसे बहुत पहले की बात है, ठीक है, वो बल्कि शायद सारे जूनियर हों। अच्छा, ठीक हो गया।
जब से होश संभाला अयूब खान के आवाज शुदा शरह तरक्की यानी डेकेड ऑफ प्रोग्रेस से लेके भुट्टो के रोटी कपड़ा मकान तक, नवाज शरीफ की बड़कों पीली टैक्सियों चांगो मांगों, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने, बार जायदादें बनाने और सुप्रीम कोर्ट के हमलों तक तमाम शबाना रोज मेहनतों के बावजूद, अखलाकियात से इक्तसादियात की तबाही तक, कैलेस, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट, 3 लफ्ज इनके होते हुए उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं होना। मेरे लिए बेकार लफ्ज है। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, वही जौहरी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। रज़ा रूमी साहब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अगर हम दोनों की यहाँ पर सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी सामने रखें तो मुख्तलिफ हैं उनकी सियासी हरकियात भी, दहशत गर्दी या टेररिज्म कहें, काउंटर इंसर्जेंसी की सूरत हाल, वहाँ भी डायरेक्शंस मुख्तलिफ होंगी। ये किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं इनके अपने पॉलिटिकल जो हरकियात हैं, ओवरऑल ये जिस जंग से हम लड़ने की बात कर रहे हैं उसको कितना मुतासर कर रहे हैं? देखिए आयशा, वाकया यूं है कि बहुत हैरानगी होती है। अभी जिक्र भी हुआ था नेशनल एक्शन प्लान का 2014 में, जब पेशावर में वो हमला हुआ बच्चों के स्कूल पर, आर्मी पब्लिक स्कूल पर, उसके बाद एक 20 नुकाती प्लान जो है वो पाकिस्तान में उसको अडॉप्ट किया गया, पार्लियामेंट ने किया, सब लोग ऑन बोर्ड थे। मगर कुछ ही सालों में क्या हुआ कि तकरीबन उसको अबेंडन कर दिया गया। यानी कि एक कंसिस्टेंसी की भी बात हुई थी कि एक चीज जो हम तय भी कर लेते हैं उसको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि अगर वो आधा भी इम्प्लीमेंट हो जाता तो यकीन जानिए बहुत सारे जो मसाइल आज दरपेश है वो ना होते, इंतहा पसंदी का खुसूसन जहां तक मामला है। और आज भी हम दोबारा से उसी दहशतगर्दी, वही किरदार है, नाम वाम बदल गए हैं, जनरेशन शायद बदल गई हो, और वही किरदार है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना अटैक कर रहे हैं, वही किरदार है जो कि आके कराची में रेंजर्स को या सिविलियंस को टारगेट करते हैं, और बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट हैं, वायलेंट ग्रुप्स हैं, वो भी उसी तरीके से एक्टिव हैं। और अगर उनकी बैरूनी इमदाद हो रही है तो वही कैरेक्टर्स बाहर भी से वही करें। तो क्या वजह है कि हम क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकते? और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो भी पॉलिसी होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। उसमें नेशनल एक्शन प्लान जैसी तवीलुल मयाद जो पॉलिसीज होती है, अगर आज उसको हमने 2015 में स्टार्ट किया होता तो 10 साल में कहीं ना कहीं हम पहुंचे होते। अब आज भी अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 1-2 साल का काम नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि काइनेटिक 2015 में तो स्टार्ट कर दिया था ना हमने, रज़ा रूमी साहब जी। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? 16 में उस हुकूमत के ऊपर जैसे उसको डिस्टेबलाइज किया गया, 17 में एक और इंतहा पसंद ग्रुप को फैजाबाद में बिठा दिया गया, और 18 में फिर से धड़ तख्ता हो गया हुकूमत का। ये छोड़ी आयशा, बड़ी लंबी तारीख और पेचीदा तारीख है, फिर उसके ऊपर लंबी बहस हो जाएगी। मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि कोई सीरियस नहीं था उस वक्त की हुकूमत के पास। क्या वो था मौका या वक्त, या वो तो अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। उसके बाद भी जो हुकूमत आई 2018 के इलेक्शंस के बाद, उसका भी यही रहा। 1 साल के हनीमून के बाद वो भी इन्हीं साजिशों और इन्हीं चक्रों में रही कि कैसे वो अपनी बचत करे। अब कुछ हाइब्रिड निजाम में लगता है कि एक पेज पर है मुख्तलिफ फरीक, तो शायद कुछ तवक्को की जा सकती है कि कोई किसी किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए। मगर जिस सूबे की हम बात कर रहे हैं उस सूबे की हुकूमत वही ऑन बोर्ड नहीं है, और अब उनको कैसे ऑन बोर्ड लाया जाए ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि देखिए, ये बात दुरुस्त है कि काइनेटिक एक्शन जो किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वो अहम है बलूचिस्तान में भी, केपी में। लेकिन पायदार अमन उस वक्त आता है जब रियासत शहरियों को इंसाफ, रोजगार, तहफ्फुज और बुनियादी सहूलतें फराहम करे। जहां की हुकूमत ऑन बोर्ड है, क्या वहां अवामी फलाह और खिदमत का ढांचा मौजूद है, वो तर्ज हुक्मरानी है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप कंपैरेटिव लेंस में देखें तो यकीनन पंजाब में ज्यादा वसाइल भी हैं और ज्यादा। सर, मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया रेस्टिव एरियाज में जरूरी है कि वहां पर ये ढांचे और स्ट्रक्चर्स कायम हो ताकि मामला आगे बढ़ सके पीस की जानिब, लोगों की फलाह की जानिब। सो एक जगह पर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, एक जगह पर ऑन बोर्ड नहीं है।
कहा जाता है कि लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, उसकी दिलचस्पी और फोकस ही नहीं है अवाम के मसाइल पे, उनकी तवज्जो कोई और है। आपको पता ही है कहाँ है, वो बिल्कुल। ज्यादा बड़ी नेशनल सियासत पर फिक्सेटेड है। तो चलिए, अगर सूबाई हुकूमतों का भी है तो कम से कम ये कि जो मकामी हुकूमतों को तो कायम किया जाए और बाख्तियार बनाया जाए। बिल्कुल ये भी, इसका भी जिक्र होता है हमेशा। फिर ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया गया केपी में, वहां पे अभी भी रोजाना मैं इस तरह के आर्टिकल्स जो उनको एडिट भी करता हूं, और रिपोर्टर्स बताते हैं कि वहां भी अभी तक रियासती इदारे जो वहां पे बनने थे, जो सर्विसेज मिलनी थी मुकम्मल नहीं तौर हो पर सके। नहीं दस्तयाब लोगों को, उसको भी देखने की जरूरत है। फिर बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो मंसूबे ऐलान होते हैं, तरक्याती ठीक। फंड्स आते हैं, मगर उसका आवाम तक कोई असर नहीं दुरुस्त हो पहुंचता, गया। और वो उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो करप्शन हो रही है उसका कुछ ना कुछ हद बाप करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का फिर रियासत से एतमाद उतरता है। लेकिन सबसे अहम, बिल्कुल दुरुस्त, और यही जी। सवाल और यही गुफ्तगू उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचाई गई या बताई गई कि ये जरूरी है दहशतगर्दी से निपटने के लिए। ज़ैगम खान साहब, कहा गया कि सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़ना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आसान है? जिस स्ट्रक्चर्ड हुक्मरानी की बात की गई है उसके अंदर रुकावटें हैं क्या? जिन इलाकों को डिलीवर करना था वहां भी क्यों नहीं कर पाए? जिस स्ट्रक्चर्ड हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, इन इलाकों को वो हुकूमत 60-70 साल नहीं दी गई। रियासत वहाँ पहुँची नहीं, रियासत दी नहीं गई। ये इलाके गैर थे, ये इलाका बी एरियाज थे, ये स्ट्रेटेजिक स्पेसेस थे, यहाँ जुर्म का राज था। पूरे मुल्क से जो गाड़ी चोरी होती थी वहाँ जा सकती थी और वापस नहीं लाई जा सकती थी। जो बंदा उठा के वहाँ ले जाते थे, आप कोई केस नहीं कर सकते थे, जरगे के जरिए ही पैसे देकर ही वापस ला सकते थे। और ऐसी जुर्म की वहाँ मईशत थी जो स्मगलिंग पर, नारकोटिक्स पर, अगवा पर, बत्ते पर चलती थी। और वहाँ भी एक एलीट डेवलप हुई जो क्राइम पर मबनी एलीट थी, और उसके साथ पूरे पाकिस्तान की एलीट ने भी माल बनाया। और जो ब्यूरोक्रेट वहाँ तैनात होता था वो अरब पत्ती बनकर आता था, उसकी नस्लें सुधर जाती थी। इसलिए कोई इस सूरत हाल को तब्दील करने को तैयार नहीं था। जब सर पर आन पड़ी बात, ये इलाके दहशतगर्दी का गढ़ बन गए, तो फिर हम बंदूक लेकर पहुंचे कि भाई अब नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये तो इलाके ही हाथ से चले जाएंगे। फिर हमने लड़ने की ठानी। वो ज़रूरी है, लड़े बगैर तो गुजारा नहीं है ना। लेकिन इस अरसे में जो हमारी तवज्जो रही है वो एक बात पर रही है, जिसको कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट। रियासत की मोनोपोली ओवर फोर्स, कि ताकत होगी तो सिर्फ रियासत के पास होगी। बहुत अहम बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है। रियासत सिर्फ फोर्स नहीं होती, रियासत डिलीवरी भी होती है। कानून किसने देना है वहाँ, सेहत किसने देनी है वहाँ, तालीम किसने देनी है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर किसने देना है वहाँ, लोगों के दिल किसने जीतने हैं वहाँ। ये सब तो बंदूक से नहीं हो सकता, ये काम तो फौज और पुलिस नहीं कर सकती, ये काम तो गवर्नेंस से हो सकता है। कहाँ है वो गवर्नेंस? पैसे ले जाती है वो गवर्नेंस देने में सर। रुकावटें दो हैं। एक तो वहाँ की जो पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर उसकी मैं पहले बात कर दूँ, वो माल लेती है उन इलाकों के नाम पे, लगाती है अपने लाडले इलाकों पे, जैसे पूरे पाकिस्तान में होता है। खौफजदा है, दहशत गर्दों से उनको टेक ऑन करने को तैयार नहीं है, उन्हीं की बोलियां बोलती है। बलूचिस्तान में जो पैसा जाता है वो 10 रुपए में से 1 रुपया भी नीचे नहीं पहुंचता, और इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। देखें, जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है दुनिया का, जिसको जंग का बड़ा माहिर माना जाता है, सन त्जू, आर्ट ऑफ वार लिखने वाला चाइनीज़, उसने 5 बातें बताई हैं जंग की प्लानिंग की। और सबसे पहली बात उसने ये बताई है कि अवाम और हुक्मरान एक पेज पर होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। अवाम का हुक्मरानों पे एतबार होना चाहिए। ये एतबार जीतना गवर्नेंस का प्रोसेस है। देखें, 2 बातें मैंने अर्ज़ की ना कि हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, लेकिन दिल नहीं जीत रहे। जो दहशतगर्दों से लड़ना होता है वो होता है काउंटर टेररिज्म। लेकिन जब आप अवाम को अलग करते हैं दहशतगर्दों से, ये काम करते हैं कि वो दहशतगर्दों से ना मिलें,
रियासत के साथ रहें। इसको कहते हैं काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, कि आप सिर्फ ये खारदार दरख्त जो है इनको ना काटते रहें बल्कि पौधों को उगने से रोकें, नई जहरीली फसलें उगने से रोकें। देखिए एक फ्रेमवर्क जो मेरा फेवरेट ज़ैनब साहब, ये बात गुज़श्ता कुछ सालों से बार बार हो रही है। मैंने पहले भी जिक्र किया, ऑपरेशंस के बाद बार बार कहा गया कि यहाँ पर अब गवर्नेंस देने की जरूरत है। अब 2026 में भी अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरियाज को यहाँ से निकालकर यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस देने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हम इतने अरसे में समझ ही नहीं पाए कि वो क्या है और वो कैसे दी जानी है। जी, समझने की कोशिश नहीं की ना, समझने की इसलिए कोशिश नहीं की कि जब एक दफा आपने जंग जीत ली तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से फौज को वापस भेजना चाहिए था कि बहुत शुक्रिया, अब डिप्टी कमिश्नर आके संभालेंगे। लेकिन सिविलियन हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कि वो कोई जिम्मेदारी ले ही ना, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन देखिए अगर आपके पास 1-2 मिनट हैं तो मैं आगे बात करता हूं, वरना यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। ज़ैनब साहब बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, आएंगे तो हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप में भी रेड कार्ड पर ट्रंप कार्ड भारी रहा, कैसे, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 तीसरे मरहले में पहुंच चुका है, मगर एक गैर मामूली तनाज़े ने खेल से ज्यादा इसकी साख को बहस का मरकज बना दिया है। अमेरिका और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान मैच में अमेरिकी खिलाड़ी फ्लोरिन बेलोगन को एक फाउल पर रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद कवायद के मुताबिक उन पर अगले मैच की खुदकार पाबंदी आयद हो गई। ये एक मामूल की डिसिप्लिनरी कार्रवाई थी, वही कानून, वही उसूल जो हर खिलाड़ी पर यकसां लागू होते हैं। लेकिन 2 दिन बाद सूरत हाल ने गैर मामूली रुख इख्तियार किया। फीफा ने रातों रात इस पाबंदी को मुअत्तल कर दिया और बेलोगन को बेल्जियम के खिलाफ नॉकआउट मैच खेलने की इजाज़त दे दी। इस फैसले ने आलमी फुटबॉल हलकों में हलचल मचा दी। यूनिफा, बेल्जियम और दीगर फेडरेशंस ने इसे कवायद से इन्हिराफ और एक खतरनाक नज़ीर करार दिया, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम खेल की शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान है। तनाज़ा उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार सामने आया। ट्रंप ने खुद से तस्लीम किया कि उन्होंने फीफा से राबता करके फैसले पर नजरसानी करने को कहा। हालांकि वो ये भी मान चुके थे कि उन्हें रेड कार्ड के कवानीन का मुकम्मल इल्म नहीं, मगर इसके बावजूद फ़ोन कॉल के जरिए मुअत्तली का फैसला रिवर्स करवाया। यानी वाज़ेह तौर पर यह साबित किया कि ताकत और असर रसूख के आगे उसूल और कवानीन की कोई अहमियत नहीं। ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप के तर्ज अमल पर सवाल उठे हों। ईरान जंग के दौरान भी उन पर यही तनकीद की गई कि आलमी उसूलों और सिफारती ज़ाब्तों को पसे पुश डालकर फैसले किए गए। अब वही शाहाना अंदाज खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है, यानी न जंग में जंग के उसूलों पर अमल किया गया और ना ही खेल में खेल के उसूल महफूज रह सके। ये वाकया सिर्फ एक खिलाड़ी या एक मैच का नहीं, बल्कि एक उसूली बुहरान की अलामत है। खेल की असल रूह कवानीन की बराबरी में है, और अगर फीफा जैसे आलमी इदारे भी इस बराबरी और शफाफियत को बरकरार न रख सकें तो खिलाड़ी या टीम की बजाय पूरे खेल की साख पर सवालिया निशान लग जाता है। इसी पर प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, फीफा वर्ल्ड कप रेड कार्ड पर ट्रंप कार्ड भारी, न जंग में जंगी उसूलों की पासदारी, न खेल में खेलों के कवानीन का एहतराम। क्या ट्रंप वाकई खुद को बादशाह समझते हैं? रज़ा रूमी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्या अमेरिका में वाकई बादशाहत का आगाज है? वैसे तो 250 साल जमहूरियत को सेलिब्रेट किया है पिछले दिनों, मगर ट्रंप की सदारत एक कंट्रास्ट है। हो क्या रहा है? जी आयशा, देखिए ट्रंप की सदारत का इसके ऊपर तो बहुत कुछ अमेरिका में अब कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल बादशाह भी बनना चाहते हैं, उनका मिजाज भी वैसा है। लेकिन ट्रंप ने ये किया है कि जो अमेरिकी जमहूरियत सो कॉल्ड है उसको एक्सपोज भी कर दिया है। ये जमहूरियत हमेशा से सिलेक्टिव जमहूरियत रही थी और अशराफिया और ताकतवर तबकात के हक में रही थी, और 250 साल की एक पूरी तारीख है, उसको खंगाल भी लिया जाए। तो इसलिए ट्रंप ने जो कुछ कर रहा है वो दर हकीकत अमेरिकन जो सिस्टम की कमजोरियां हैं उनको एक्सपोज कर रहा है। ये तो फीफा वाला मामला तो देखिए ना, इससे फिर से साबित हुआ कि ये सिर्फ रेड कार्ड का इशू नहीं है, बल्कि ताकत का जो मिजाज होता है ये उसका मामला है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट फीफा के सदर को फोन करके अपनी कौमी टीम के खिलाड़ी के खिलाफ फैसले का जायजा या रिव्यू मांगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि खेल के ज़ाब्ते सबके लिए बराबर हैं या ताकतवर मुल्क के लिए अलग है, या उसकी यहाँ भी इजारादारी चलेगी। और खुद को वो बादशाह कहें ना कहें ट्रंप, लेकिन उनका सियासी अंदाज बिल्कुल शहाना है। आपने देखा नहीं है व्हाइट हाउस के जो सीन्स होते हैं जहाँ पे उनकी काबीना खड़ी होती
होती है, वो एक एम्परर की तरह बैठे होते हैं, सब उनकी खुशामदें भी, वो मीटिंग्स की वीडियोस आती हैं, सब उनकी जो है शान में कसीदे पढ़ते हैं और जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। तो अब खेल के असूल भी उनकी मर्जी और जाती असर और रसूख के ताबे लगता है कि वो हो गए हैं। और यही वो सोच है जो जंग में आलमी असूलों को कमजोर करती है और खेल में रेफरी के फैसले को भी, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, रेफरी के फैसले को भी सियासी दबाव के सामने मशकूक बना देती है। अब यही फीफा जो है और इसका जो हुस्न ये रहा है कि इस मैदान में सदर, वज़राए आज़म या बादशाह नहीं खेलते, खिलाड़ी खेलते हैं, रेफरी फैसला देते हैं और कानून सब पे लागू होता है। अगर ट्रम्प कार्ड रेड कार्ड से भारी हो जाए तो फिर खेल नहीं रहता, ताकत का तमाशा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी बहुत ज्यादा स्कैंडल ये आए कि फीफा को अमेरिका होस्ट कर रहा है, लेकिन अफ्रीका की टीम्स को उनके वीजों में रुकावटें डाली गई। वहां से जो शायकीन आने लातीनी अमेरिका से नस्ल परस्ती खुला के हो रही है। रज़ा साहब पर फिर नजर आ गया कि अमेरिका बाहर हो गया, इसी को कर्मा कहते हैं। ज़ैगम साहब, क्या कहा जाए, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मूवमेंट है, वो खुद अमन का सबसे बड़ा दावा करते हैं, दाई होने का। सहाफियों से उनका लहजा देखा जाए, दूसरे मुल्कों के सरबराहान के साथ उनके रवैये को देखा जाए, नामुनासिब है। एक फोन कॉल पर कहते हैं कि इस खिलाड़ी को खिला दो, फीफा के साथ भी मजाक कर गए हैं। ये क्या थॉट प्रोसेस है? क्या वाकई एक शहाना सोच की अक्कासी है? पहली बात, हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में ट्रंप साहब के साथ ज्यादती हो रही थी। वाह। देखिए, ट्रंप विश्व गुरु है, बड़े वाला मुर्शिद है, और वर्ल्ड कप क्या शुरू हुआ, सारी तवज्जो विश्व गुरु से, असली विश्व गुरु से हटके फुटबॉल के पीछे भागते लड़कों की तरफ हो गई। पसंद नहीं आई ट्रंप को ये बात, है ना? बहुत बिल्कुल, उन्होंने ऐसी किक लगाई है कि दोबारा से सारी तवज्जो वापस उनकी तरफ आ गई है। ये होता है पॉपुलिज्म, ये है पॉपुलिज्म की दुनिया, और इस दुनिया में ख्वाहिश कानून से बड़ी होती है, अफराद इदारों से बड़े होते हैं, दोस्तियां कवानीन से बालातर होती हैं। अब ये जो सदर हैं इन्फेंटिनो साहब, आप देखें कब से ये ट्रंप साहब की दोस्ती में लगे हुए हैं, पीछे उनको कल्टीवेट करने में। तो फिर आप विश्वा गुरु से दोस्ती लगाओगे तो फिर बात भी माननी पड़ेगी ना। आप देखिए कैसे उसने कानून निकाला, कोई दफ़ा 27 बीच में से निकाली और अमेरिकी खिलाड़ी को जो है वो वापस भेज दिया खेलने के लिए। अब सारी दुनिया चिल्ला रही है, ख़ास तौर पे मगरिब वाले जो बड़े रूल्स के आदी हैं, कम से कम अपनी माशरों के अंदर, बाहर तो जितना रूल्स का एहतराम करते हैं हमें पता है। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट खेल के मैदान में भी आ गया। जहां ट्रंप साहब की ख्वाहिश होगी वहां कवानीन बदलेंगे। अब अमेरिका के साथ खेलना ही ऐसे है जैसे आप बिगड़े बच्चे के साथ खेल रहे हो, कि आप अगर खुद ब खुद उससे नहीं हारेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो यूं कहिए कि ट्रंप ने फीफा को भी कॉम्प्रोमाइज कर डाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ट्रंप और फीफा के इस अमल से क्या ये तासुर मजीद मजबूत नहीं हो गया कि ताकत और असर रसूख के आगे उसूल और कवानीन की कोई जगह नहीं, ना वो ठहर सकते हैं? ये मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, नंगी ताकत और उसका इस तरह बरमला इजहार और शाहाना अंदाज पे एतराज़ कम अज़ कम किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। हमें और आपको तो ये बात करते हुए अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। अच्छा, रह गई बादशाह, तो ये नस्ल दर नस्ल का मामला है, इस पे बस नहीं चलेगा। और ट्रंप के पास तो वक्त ही नहीं रह गया। मेरा ख्याल है आधी टर्म तो उसकी मुकमुक आ गई है, और ख़ुद को आप तैयार करो ज़हनी तौर पे, जैसे मैंने कर लिया है। मैं उसको एक एंटरटेनर समझ के और तरीके से देखता और खुदा की कसम एंजॉय करता हूँ। ये चार्ली चैपलिन का बोलता हुआ ताज़ा तरीन मॉडल है। उससे ऐसा कॉमेडियन दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और मैं उसका बहुत बड़ा एडमायर हूँ चार्ली चैपलिन का। और वो बोलता नहीं था, हमारे तो मरासियों की तरह झुकते मारते हैं। शायद यही वजह रही होगी, बेचारा फिर अमेरिकी सदर नहीं बन सका क्योंकि बोलता नहीं था। बस
मैं कहता हूँ पूछो कुछ ना, इसमें फर्क कोई नहीं है। स्टार्ट एंजॉयिंग हिम यार, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। सर वो जंगें लगा रहा है, अमेरिकी सदर है, आप उसको एक एंटरटेनर के तौर पे देख रहे हैं। उसका जहां दिल कर रहा है जंग लगा दो, मार दो, तोड़ दो, फेंक दो। अपना वो कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, नाम भी नहीं याद रहना किसी को। तो छोड़ो यार, चलें ठीक हो गया। एक और तरह का ज़र्फ और एक और तरह का ज़हन होता है जो इस तरह चीज़ों को देखता है। कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं होता। सही है जी। शहजाद चौधरी साहब, रेड कार्ड पर ट्रंप कार्ड भारी पड़ा है। अमेरिकी खिलाड़ी पर एक मैच की पाबंदी ट्रंप की एक कॉल से उड़ गई और खिलाड़ी ने वो खेल खेला, बन कुछ ना सका अमेरिका का। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है खुद फीफा पर और फिर खेल की साख पर भी। दुनिया को क्या पैगाम गया? अच्छा, मैं इसको किसी और तरीके से हैंडल करता हूँ। आपने कहा, मिसाल दी है कि जंग के अंदर कवानीन को फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल कवानीन होते हैं और उनको फॉलो किया जाना चाहिए बड़ी हद तक। लेकिन जब जंग हो जाए तो फिर आर या पार है, फिर कौमों की जंग हुआ करती है। तो फिर कौमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। उनको अपना जीत चाहिए, उनको फतेह चाहिए, उनको दूसरे को पिछाड़ना है, वो जो कुछ है उनके पास उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खेल और जंग में बहुत फर्क होता है। जंग जो होती है वो कौमें लड़ती हैं, और जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो होता है वो कौम को बनाता है, और कैरेक्टर को बनाने वाली जो चीज़ है वो खेल हुआ करती है। जिस मुल्क में खेल ना हो, जो कि आज तक पाकिस्तान का हाल है, इसलिए उस कौम का कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता, वो कैरेक्टर लेस हो जाती है। तो जहां पर खेलें हैं वो कैरेक्टर के लिए होती हैं, कैरेक्टर बनाने के लिए। उसमें कवानीन का अमल दखल है, उसके अंदर जीत का जज्बा है, लेकिन कुछ लिमिट्स के अंदर रहते हुए जीत हासिल करनी है। अपने साथियों के साथ मिलकर चलना है, सबको इकट्ठे जीतना है, टीम वर्क होता है। इसमें बेशुमार सबक हैं सीखने वाले खेल के अंदर। तो हुआ क्या कि जब ये इस्तेमाल किया ट्रंप ने अपना रेड कार्ड या ट्रंप कार्ड, तो वो बेचारा जो बेलगन था उसको सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ गई कि उसने कहा कि मैं तो अच्छा खासा एक बेहतरीन खिलाड़ी अपने अजीज तरीन मुल्क को और पहचाना जा रहा था, मुझे ट्रंप के साथ नत्थी करके इन्होंने देखो कहां कटहरे में खड़ा कर दिया। एक ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया कि मेरे ऊपर अपना ऑलरेडी वजन था कि मैंने अपनी टीम को जिताना है और आगे लेके जाना है, लेकिन आज मुझे वहां बिठा दिया जहां पर कि ट्रंप के साथ मेरे नाम के साथ ट्रंप का नाम लग गया। अब दुनिया मुझ पे इशारे उंगलियां उठाएगी। यस। और उंगलियां उठाने की वजह से मेरा कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। 4-1 से वो तो जीत गई बेल्जियम की टीम, अमेरिका हार गया। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो सबक है, ये शायद आइंदा जनरेशंस के लिए छोड़ गए कि ये जो काम है ये ना करना, खेलों को ना छेड़ना। जंगें बेशक कर लो, जो मर्जी कर लो, खेलों को ना छेड़ना। इससे कौमें बनती हैं और कौमों के कैरेक्टर बनते हैं। कौमें खेल से बनती हैं, कौमों के कैरेक्टर खेल से बनते हैं, और खेल को रिस्पेक्ट दिया जाना जरूरी है, वरना जिस तरीके से ट्रंप ने खेल के साथ किया और अमेरिका बाहर हुआ, इसे ही कर्मा कहा जाता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।